आज का टॉपिक रहेगा मूल्यह्रास आरक्षित कोष अर्थात डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड। ये जो मूल्यह्रास आरक्षित कोष है या डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड है, ये क्या है, क्यों स्थापित किया जाता है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे। साथ में हम लोग दूसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे और आज का दूसरा टॉपिक होगा हमारा चक्रीय मौद्रिक प्रवाह अर्थात द्विक्षेत्रीय मॉडल अर्थात सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल। तो पहले हम देखेंगे आज मूल्यह्रास आरक्षित कोष। तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष में हम देख पाएंगे कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष से अभिप्राय उस आरक्षित कोष से है जिसे उत्पादक पुनः स्थापन निवेश के लिए रखते हैं। तो उत्पादक क्यों ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको हम जानेंगे। क्योंकि मशीन का एक टाइम पीरियड होता है कि इस 10 साल, 5 साल या 15 साल बाद वह मशीन ख़राब होगी, तो उसके पुनः स्थापन के लिए जो निवेशक हैं, निवेशक क्या करेंगे, हर वर्ष कुछ ना कुछ राशि उसके लिए इकट्ठा करेंगे और उस राशि को ही हम जो एकत्रित राशि है वह है पुनः जो स्थापित करने के लिए है, उसे मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहेंगे, जो कि मशीनों को पुनः स्थापित करने के लिए होगी। अर्थात घिसी-पिटी परिसंपत्ति का पुनः स्थापन के लिए कोष। यह कोष कैसा है, जो परिसंपत्ति या मशीनें घिस-पिट गई हैं, बेकार हो गई हैं, उनका पुनः स्थापन करने के लिए जो निवेशक हैं एक कोष बनाएंगे, ताकि वह जब मशीन खराब हो तो उसका हम पुनः स्थापन कर सकें। माना कि एक मशीन 10 लाख रुपए की तथा 10 वर्ष के लिए वह खराब हो 10 वर्ष में वह खराब होती है। अर्थात 10 लाख की मशीन कोई निवेशक लाए और उन्होंने 10 लाख की मशीन ला करके अपनी फैक्ट्री में लगा दी और उससे प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और अब उसे देखना है कि 10 लाख की मशीन कितने साल चलनी है, उसका ड्यूरेशन 10 वर्ष का है। यह जिससे खरीद के लाए उसने बताया है कि 10 वर्ष बाद वो बदलनी पड़ेगी, अर्थात ख़राब हो जाएगी, घिस-पिट जाएगी रख रखाव रखने के बावजूद भी। तो 10 वर्ष के बाद उसे मशीन बदलनी होगी। तो उस मशीन के पुनः स्थापन के लिए प्रतिवर्ष जुटाई गई रकम, कितनी प्रतिवर्ष जुटाएं रकम, ताकि वह 10 वर्ष बाद उस मशीन का जो 10 लाख रुपए की है उसको पुनः स्थापित किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइड बाई वर्ष, जितने वर्ष में वह खराब होने वाली है उन वर्षों से उसके भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद जो भागफल आया वो क्या आया, 1 लाख रुपये। इट मीन्स कि 1 लाख रुपीज़ पर एनम अगर हम जुटाएं, हर साल 1 लाख रुपये जुटाएं, तब जा कर के उस मशीन के लिए हम लोग रकम जुटा पाएंगे 10 साल में 10 लाख रुपये। अतः नई मशीन के लिए 10 वर्ष बाद पुनः स्थापन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये हर साल एकत्रित करने होंगे। प्रतिवर्ष मीन्स 1 साल में हमें 1 लाख रुपये इकट्ठे करने होंगे। तो 10 साल में कितने हो जाएंगे, वो रकम 10 लाख रुपये एकत्रित हो जाएगी। अतः हम देख सकेंगे कि 10 साल में 10 वर्ष गुणा 1 लाख रुपये हर साल जुटाए गए हैं, तो ये अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 10 लाख। अब हम जब हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी तो रिप्लेसमेंट हम कर पाएंगे और उसको 10 लाख रुपये खर्च करके नई मशीन हम ला पाएंगे और यही हमारा मूल्य आरक्षित कोष है। बेसिकली मूल्य आरक्षित कोष का महत्व है कि मूल्य आरक्षित कोष का उद्देश्य घिसी-पिटी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन करना है। इसके द्वारा पुनः स्थापन निवेश की आवश्यकता पूरी होती है। बेसिकली पुनः स्थापन जो निवेश है उसकी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष स्थापित करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या रहेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अर्थात चक्रीय मौद्रिक प्रवाह, मुद्रा का चक्रीय प्रवाह। अर्थात एक जगह से मुद्रा दूसरी जगह गई, दूसरी से पुनः उस स्थान पर आई, तो उस मुद्रा के प्रवाह को हम पढ़ेंगे आज। हमारे कोर्स के मुताबिक हम द्विक्षेत्रीय मॉडल पढ़ेंगे। द्विक्षेत्रीय मॉडल मीन्स 2 सेक्टर मॉडल। इसमें वास्तविक प्रवाह अर्थात रियल फ्लो, नंबर 2 मौद्रिक प्रवाह, मॉनिटरी फ्लो, 2 तरह के फ्लो हमारे कोर्स में हैं 12th में, इनको हम पढ़ेंगे। सामान्यतः हम यह मुख्य 4 क्षेत्र हम देखते हैं इस प्रवाह में, पारिवारिक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार और बाह्य क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र काम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्स में है पारिवारिक क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, 2 क्षेत्रीय मॉडल में।
तो इसमें हम देखें, सबसे पहले हमने बनाया है पारिवारिक क्षेत्र अर्थात हाउस होल्ड सेक्टर, और इधर उत्पादक क्षेत्र या फर्म है, या हम देखेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर। तो हम देखें कि इसमें हमने एरो हेड दिया। एरो का मतलब पारिवारिक क्षेत्र क्या देंगे फर्मों को, पारिवारिक क्षेत्र क्या दे सकते हैं फर्मों को। तो फर्में क्या पारिवारिक क्षेत्र से लेंगी, पहले हम देखें पारिवारिक क्षेत्र द्वारा दी गई कारक सेवाएं। अपनी ये जो कारक सेवाएं देंगी अर्थात फैक्टर्स सर्विसेज, कौन कौन सी कारक सेवाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, वृत्ति, ये सभी कहाँ से आएंगे हमारे पास, पारिवारिक क्षेत्र से। पारिवारिक क्षेत्र क्या करेंगे, हमें ये सभी क्षेत्र देंगे। क्या क्या देंगे, पारिवारिक क्षेत्र क्या देंगे, हमें भूमि देंगे फर्म लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, श्रम, वहीं से श्रम लेंगे पारिवारिक क्षेत्रों से, पूंजी भी उनसे लेंगे, और उद्यम वृत्ति, उद्यमी भी यहीं पारिवारिक क्षेत्र से आएगा और अपनी उद्यम वृत्ति से उत्पादन तैयार करेगा। इन सब से, इनकी मदद से, किनकी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से हम देखेंगे कि फर्म उत्पादन शुरू कर देती है। जब उत्पादन शुरू करती है तो उत्पाद बनता है, यहाँ पर सामान बनेगा। इस सामान को कौन लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। फर्मों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री अर्थात गुड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय फर्म। तो ये जो उत्पादक क्षेत्र है, ये सामान किसको देंगे, पारिवारिक क्षेत्र को। पारिवारिक क्षेत्र क्या करेंगे इसके बदले में, पारिवारिक क्षेत्र क्या करेंगे इसके बदले में, देखें। अब हम मौद्रिक प्रवाह पर आ गए हैं, मॉनेटरी फ्लो। तो पारिवारिक क्षेत्र ने क्या किया, वस्तुओं को कहाँ से लिया, उत्पादक क्षेत्र से। तो वस्तुओं की खरीद करेंगे, यहाँ वस्तुओं की खरीद करेंगे, ये चक्र है एक तरह से। वस्तुओं की खरीद करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, उत्पादक क्षेत्र के पास। उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, इस पैसे को कारक सेवाओं के रूप में पारिवारिक क्षेत्र को देगा। पारिवारिक क्षेत्र वस्तुएं खरीदेंगे फर्म से, और फर्म पे पैसा आ गया तो पैसा फिर से फर्म क्या करेगी, उत्पादन अपना बढ़ाएगी। उत्पादन में उत्पादक के पास जो रकम है, उद्यम वृत्ति है, वो भी लगाएगी और कारक सेवाएं दोबारा से लेगी और कारक सेवाओं को भुगतान करेगी किसको, पारिवारिक क्षेत्र को। अतः मनी का फ्लो कैसे देखते हैं हम, पारिवारिक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र के पास, उत्पादक क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र के पास। क्योंकि उत्पादक क्षेत्र खरीदारी करेंगे तो उसके लिए पैसा देंगे फर्म को अर्थात वस्तुओं के लिए, और यहाँ पर फर्में फिर से कारक सेवाएं लेकर के और उत्पादन शुरू करेंगी और उसके लिए रकम देंगी किसको, पारिवारिक क्षेत्र को। तो इस तरह से ये मॉनेटरी फ्लो हो गया, मनी का प्रवाह ऐसे चलेगा, जो कि बिल्कुल उल्टा है किसके, पहले वाले जो हमारे पास वास्तविक प्रवाह है अर्थात वस्तुओं का जो प्रवाह है उसके एकदम उल्टा है। ये उल्टा है, ये हम देखेंगे कि ये प्रवाह कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रवाह कौन सा है, क्लॉकवाइज। ये हमारे पास मौद्रिक प्रवाह कौन सा दिखा रहा है, क्लॉकवाइज। इसमें एक बात पर हम ध्यान देंगे कि जब तक हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादक क्षेत्र तथा पारिवारिक क्षेत्र सम्मिलित हैं पर विचार करते हैं, तब तक बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद तथा कारक लागत पर घरेलू उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो कीमत कारक बाजार कीमत है वही कारक लागत है अर्थात फैक्टर कॉस्ट, वही फैक्टर उसकी कॉस्ट है, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू वही फैक्टर कॉस्ट है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास बीच में टैक्स नहीं हम किसी को दे रहे हैं, कोई सरकार नहीं है जिसको हमें टैक्स देना है। तो जैसे ही उत्पादन हुआ, जितने पैसे में हुआ, उत्पादन का मूल्य आया, उत्पादक का मूल्य आया, उसी रुपए में, उसी कीमत में उसने किसको बेचा, पारिवारिक क्षेत्र को। एक शब्द और है लीकेज, क्षरण, इंपॉर्टेंट है इसमें, क्षरण, लीकेज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, सेविंग एंड इम्पोर्ट्स। ये हम जान लेते हैं, लेकिन हमारे इस दो क्षेत्रीय मॉडल में नहीं है, क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं है हमारे दो क्षेत्रीय मॉडल में। लेकिन फिर भी लीकेज हमें जानना है, क्षरण कहाँ कहाँ हो जाता है पैसे का, अर्थात पैसा कहाँ कहाँ चला जाता है बीच बीच में, अगर दो क्षेत्रीय मॉडल से हम आगे बात करते हैं तो। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो है उससे हम उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। किस फील्ड में जाता है वो पैसा, कहाँ जाता है, टैक्सेस में, सेविंग में एंड इंपोर्ट्स में। अगर हम विदेश से वस्तुएं मंगाते हैं तो हमारा पैसा विदेश में चला जाता है, वस्तुएं हमें मिल जाती हैं, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है, विदेश में। तो इंपोर्ट में भी क्षरण होता है। सेविंग, अगर बैंक में सेव कर दें उस पैसे को, अर्थात हमने दोबारा से उसको फ्लो में नहीं लाए, अर्थात वो है उत्पादक क्षेत्र के पास पैसा नहीं गया तो वो पैसा हमारा क्षरण हो गया, एक तरह से उसके बदले में हमें उत्पादन नहीं करेंगे। एक और है इसमें इम्पोर्टेंट, इंजेक्शंस क्या होते हैं। इंजेक्शन एक पॉइंट है कि
कि व्हाट इज़ द इंजेक्शन? It is the amount of money which is added to the circular flow. Example, government, export, investment and exports. गवर्नमेंट अगर यहाँ देखें कि इन्वेस्टमेंट आ जाए कहीं से, एक्सपोर्ट कर दे, अपना सामान हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं तो बाहर से हमें पैसा मिलेगा। इट मीन्स एक इंजेक्शन हो गया, हमारे पास जो उत्पादक क्षेत्र है उसके लिए पैसा आ गया और उत्पादन हमारा और बढ़ेगा, वृद्धि होगी। या हम देखें यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाए तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए क्या करेगा, एक तरह से इंजेक्शन का काम करेगा, उत्पादक क्षेत्र में वो पैसा जाएगा, उत्पादन हमारा बढ़ेगा। इट इज़ द इंजेक्शन। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। आज हमने देखा कि हमने दो बातें मुख्यतः पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? एक तो हमने पढ़ा मूल्यह्रास आरक्षित कोष जो कि हमने निवेशक रखते हैं, किस काम के लिए रखते हैं इस मूल्य आरक्षित कोष को? क्योंकि मशीनें पुरानी होने के बाद बदलने के लिए। और दूसरा हमने पढ़ा चक्रीय मौद्रिक प्रवाह, और जो कि हमारे कोर्स के अनुसार द्विक्षेत्रीय मॉडल है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। धन्यवाद।